जब हम उत्तर कोरिया के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर किम जोंग उन, मिसाइलें और सैन्य परेड की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इन सुर्खियों से परे वहाँ के आम लोगों की जिंदगी असल में कैसी है? चलिए आज इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक बेहद कठोर सच्चाई से करते हैं। ये एक लाइन जो किसी नियम की किताब से ली गई है, उत्तर कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स की असलियत बयां करती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हजारों लोग कैद हैं। इतने बड़े और जटिल सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर किसी एक इंसान की कहानी से होता है। तो चलिए शिन डोंग ह्यूक की कहानी से शुरू करते हैं। शिन डोंग ह्यूक का जन्म 1982 में किसी अस्पताल में नहीं बल्कि पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 के अंदर हुआ था। उसके माता पिता कैदी थे, जिसका मतलब था कि वो जन्म से ही एक कैदी था। अब सवाल ये है कि कोई जन्म से कैदी कैसे हो सकता है? ऐसा एक क्रूर सिद्धांत की वजह से होता है जिसे गिल्ट बाय एसोसिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति ने कोई राजनीतिक अपराध किया है तो उसकी सजा पूरे परिवार को 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। इसी वजह से शिन का पूरा बचपन सलाखों के पीछे बीता। कैंप के अंदर के हालात इतने भयानक थे कि जिंदा रहने के लिए उसे चूहे और कीड़े मकोड़े तक खाने पड़ते थे। और जब भूख इस हद तक बढ़ जाती है तो इंसान ऐसे काम कर जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सिर्फ 13 साल की उम्र में थोड़े से ज्यादा खाने की उम्मीद में उसने गार्ड्स को अपनी माँ और भाई के भागने के प्लान के बारे में बता दिया। लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। जो मिला वो एक भयानक सपना था। उसे अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को फांसी पर चढ़ते और भाई को गोली खाते देखना पड़ा। इसके बाद अगले 6 महीनों तक उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इन सब के बावजूद किसी तरह 23 साल की उम्र में उसने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। वो उस कैंप से भाग निकला और अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाई। शिन की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम का एक आईना है जिसे सरकार अपनी पूरी आबादी पर कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल करती है। तो चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि ये कंट्रोल का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। उत्तर कोरिया में सरकार का एक ही मकसद है, अपने नागरिकों की जिंदगी के हर छोटे बड़े पहलू पर पूरा कंट्रोल रखना। ये कंट्रोल सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि यही पूरा सिस्टम है। तो ये कंट्रोल कितना गहरा है, जरा सोचिए। सरकार ये तय करती है कि कोई कहाँ रहेगा, कौन सी नौकरी करेगा, क्या पढ़ाई करेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। टीवी पर क्या देखना है, कौन से कपड़े पहनने हैं और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल कैसा रखना है, ये सब भी सरकारी तय करती है। और ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं है, सड़कों पर बाकायदा एक फैशन पुलिस गश्त करती है। अगर आपके कपड़े या बाल सरकार के तय किए गए नियमों के हिसाब से नहीं है तो वो आपके कपड़े वहीं काट सकते हैं या आपको सजा दे सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये कंट्रोल कायम है। वहाँ के स्मार्टफोन से कोई इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता। और तो और फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह बनाया गया है कि वो कभी भी रैंडम स्क्रीनशॉट लेके सीधे एक सरकारी एजेंसी को भेज देता है। मतलब लोगों का फोन ही उनकी जासूसी कर रहा है। इस पूरे कंट्रोल के ढांचे के पीछे एक वैचारिक जाति व्यवस्था है। ये सिस्टम वफादारी के आधार पर पूरे समाज को बांटता है। इसे सोंगबुन कहते हैं। सोंगबुन लोगों को 3 क्लास में बांटता है। सबसे ऊपर है कोर क्लास, यानी सबसे वफादार लोग और उनके परिवार। उन्हें राजधानी प्योंगयांग में रहने और बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। बीच में आती है वेवरिंग क्लास, जिनकी वफादारी पर शक किया जाता है और उन पर हमेशा नजर रखी जाती है। और सबसे नीचे है हॉस्टाइल क्लास, जिन्हें देश का दुश्मन माना जाता है और अक्सर जेल कैंपों में भेज दिया जाता है। किसी की सोंगबुन रैंकिंग ही उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देती है। लेकिन इस लोहे जैसी पकड़ के बावजूद अब इस सिस्टम में दरारें पड़ने लगी हैं। और ये बदलाव ऊपर से नहीं बल्कि जमीनी स्तर से आ रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1990 के दशक में, जब एक भयानक अकाल पड़ा। सरकार अपने लोगों को खाना तक नहीं दे पा रही थी। तब लोगों को जिंदा रहने के लिए खुद ही रास्ते खोजने पड़े और इससे सरकार पर उनकी निर्भरता कम होने लगी। इसी जरूरत से जंगमा डांग यानी कि लोकल ब्लैक मार्केट्स का जन्म हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इन बाजारों को ज्यादातर औरतें चलाती हैं। आज उत्तर कोरिया में 70% से ज्यादा घरों की कमाई महिलाओं की वजह से होती है।
सरकार अपने लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए लगातार ये प्रोपेगेंडा करती है कि उत्तर कोरिया के बाहर की दुनिया बहुत भयानक है, जहां सिर्फ भ्रष्टाचार, बीमारियां और दुख ही दुख हैं। लेकिन अब चोरी छिपे देश में लाई गई यूएसबी ड्राइव्स के जरिए लोग बाहरी दुनिया की हकीकत देख रहे हैं। वो साउथ कोरिया के ड्रामा और फिल्में देख रहे हैं जो उन्हें एक ऐसी जिंदगी दिखाती है जहां आज़ादी है, खुशहाली है। ये सरकार के प्रचार और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा टकराव पैदा कर रहा है। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी ताकतें हैं जो इस तानाशाही की नींव को धीरे धीरे कमजोर कर रही हैं। ये तीनों ताकतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अवैध बाजार लोगों को आर्थिक आज़ादी दे रहे हैं, विदेशी मीडिया उन्हें सच दिखा रहा है, और सिस्टम में फैला भ्रष्टाचार इन दोनों चीज़ों को पनपने का मौका दे रहा है। ये सब मिलकर सरकार की पकड़ को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस बाहरी जानकारी का असर कितना जबरदस्त है, इसका अंदाजा इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है। उत्तर कोरिया में पकड़ी गई 98% स्मगल की हुई यूएसबीज में विदेशी मीडिया पाया गया। 98%, मतलब सरकार का प्रोपेगेंडा अब इसके सामने टिक नहीं पा रहा है। और आखिर में ये सवाल उठता है कि कोई तानाशाही आखिर कब तक चल सकती है, जब उसके अपने लोग ही सरकार से ज्यादा ब्लैक मार्केट पर और एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। ये सवाल हमें उत्तर कोरिया के भविष्य और वहां के लोगों की हिम्मत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।